everyone, welcome to EduTap and welcome back to the session here. So today this is the second part of critical reasoning. We have already practiced some questions of critical reasoning in part 1. ठीक है, हमने already कुछ questions already discuss किए हैं जिसमें हमने different type of questions discuss किए थे, assumption के किए थे, arguments के किए थे और course of action हमने वहाँ पे discuss किया था, cause and effect वाले questions हमने discuss किए थे. तो आज फिर से हम कुछ और different type of questions वहाँ पे और discuss करने वाले हैं जो ज़्यादातर आपके memory based questions में से लिए गए हैं. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद. ठीक है, चलो. So first question, should the public sector undertakings be allowed to adopt a hire and fire policy? So this is a statement here and आपके इसके उसमें arguments provide किए गए हैं दो, यहाँ पे 3 arguments provide किए गए हैं. Okay, yes, this will help the public sector undertakings to discipline known performing employees and reward the performing employees. So according to the fact, according to the common sense, according to your societal knowledge, ठीक है, आप यहाँ पे दिमाग लगाओ. अब यहाँ पे देखो कि क्या ये सही है, क्या ये एक सही तो है पर एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन सकता है कि आपके ये स्टेटमेंट को वो स्ट्रॉन्गली एक पॉइंट दे सके. सो हेयर वी आर सेइंग कि यस ये सही है कि मतलब हायर एंड फायर पॉलिसी रखनी चाहिए एंड इट इज गोइंग टू हेल्प द पब्लिक सेक्टर कंपनीज. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात हो रही है ये. ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ज्यादातर क्या है, जो आपके डिफरेंट वो जो पीएसयूज आपने सुने होंगे जहाँ पे ज्यादातर गवर्नमेंट का आपका पार्टीशन होता है. ठीक है, तो वो उन वाली टाइप की कंपनीज को बोल रहा है, उन आपके ऑर्गेनाइजेशंस को बोल रहा है कि उनको भी हायर एंड फायर पॉलिसी रख लेनी चाहिए जैसा मार्केट में होगा. ठीक है, दूसरी कंपनीज रखती हैं. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एम्प्लॉयज एंड रिवॉर्ड द परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज. यस, कैसे क्या होगा कि जो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्यों काम नहीं हो रहा है भाई, है ना, और उनको डिसिप्लिन किया जाएगा. एंड देन जो अच्छा ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो जिससे वो और मोटिवेटेड फील करेंगे, आगे चल के और अच्छा काम करते रहेंगे. और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी लगेगा कि उनको भी मौका मिलेगा और अच्छा काम करने के लिए. ठीक है, तो दिस इज द गुड पॉइंट हेयर, दिस इज द गुड आर्ग्यूमेंट. नो दिस विल गिव बर्थ टू फेवरेटिज्म, कि अगर आप हायर और फायर करोगे तो इसका मतलब फेवरेटिज्म को ये एक आपका फेवर करेगा. अब फेवरेटिज्म का मतलब है कि किसी कोई, जैसे मान लो किसी बॉस का कोई एम्प्लॉइज फेवरेट है. ठीक है, वो उसको बार बार क्या करेगा और अच्छी पोजीशन पे डालेगा. ये यहाँ पे एक तरीके से ये बोला गया है, और जो उसे अच्छा नहीं लगता उसको वो फायर कर देगा, ऐसा इसमें कहा गया है. सो यहाँ पे ध्यान दो कि फेवरेटिज्म तो विदाउट दिस पॉलिसी भी होगा ना. यहाँ पे हायर और फायर पॉलिसी की बात चल रही है और विदाउट दिस पॉलिसी ऑल्सो देयर कैन बी फेवरेटिज्म. सो दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हेयर, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट देखो, यस दिस विल हेल्प इंक्रीज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब चेंज होगी, जब उसके एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी. राइट, तो यहाँ पे देखो एंड दीज विल बिकम प्रॉफिटेबल एस्टैब्लिशमेंट. मतलब एक बार आपने ऐसा किया तो उसके बाद धीरे धीरे आपकी चीजें क्या होगी, यहाँ पे आपको प्रॉफिट देगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से हो करेंगे सारे के सारे एम्प्लॉइज. तो दिस इज फेवरिंग दिस पॉलिसी एंड इस फैक्ट के साथ. सो आपके कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड इज स्ट्रॉन्ग. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट है और इसका फिर कंक्लूजन फाइंड आउट करना है आपको. इन जापान द इंसिडेंस ऑफ स्टमक कैंसर इज वेरी हाई व्हाइल दैट ऑफ बाउल कैंसर इज वेरी लो. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि स्टमक कैंसर, जापान की कंट्री का बात है हो रही है, स्टमक कैंसर का जो आपका इंसिडेंस है वो ज्यादा है रेदर देन बाउल कैंसर. ठीक है, फिर कह रहा है कि बट जापानीज एमिग्रेट टू हवाई, दिस इज रिवर्स्ड, द रेट ऑफ बाउल कैंसर इंक्रीज बट द रेट ऑफ स्टमक कैंसर रिड्यूस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन. इसका मतलब जो कुछ जापानीज अब हवाई जाके रहने लगे हैं वहां ये चीज डिफरेंट हो गई है, रिवर्स हो गई है. अब क्या हो गया, स्टमक कैंसर का थोड़ा जो है वो रिड्यूस हो चुका है और बाउल कैंसर आपका आगे मतलब थोड़ा इंक्रीज हो गया है, उसको ज्यादा देखा गया है. दो कैंसर्स के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है. All this is related to nutrition in the diet. इसने यहाँ पे एक रीजन भी दिया है इसका कि all this is related to nutrition in the diet of Japanese in Hawaii. मतलब जो वहां जाके स्टमक जो कैंसर था वो जिसका
रिड्यूस हो गया, उसका रीजन ये था कि न्यूट्रिशन इन द डाइट ऑफ दोज पीपल इन हवाई, जो हवाई जाके रहने लग गए, डिफरेंट दोज इन जापान, जो अभी भी जापान में है। तो मेनली इसका ये एक रीजन दे दिया कि डाइट के हिसाब से ये चीजें चेंज हो रही है। कंक्लूजन देखो यहाँ से क्या निकल सकता है, द सेम डाइट एज इन हवाई शुड बी प्रोपोगेटेड इन जापान ऑल्सो। ये तो बात ही अलग कर दी गई है। यहाँ पे बात चल रही है 2 कैंसर्स के बारे में। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर जो हवाई में लोग डाइट खाते हैं वही जापान में डाल देनी चाहिए। कोई कोर्स ऑफ एक्शन है क्या? नहीं, यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बताना है हमें। और ऊपर से हमारे पास ऐसा नहीं कि हम हवाई की भी जो डाइट है वो क्या कर रही है, वो दूसरे वाले कैंसर को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, राइट। सो ये दिस कैन नॉट बी द कंक्लूजन, है ना, इस पैराग्राफ के लिए। बॉल कैंसर इज लेस सीवियर देन स्टमक कैंसर। अब इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, वी कैन नॉट कंपेयर कि कौन इसमें से ज्यादा हार्मफुल है, कौन मतलब कौन ज्यादा आपके लिए बहुत बिल्कुल डेथली है कि कौन नहीं है। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पे इसको कंक्लूजन नहीं बोल सकते इस स्टेटमेंट का, यहाँ पे से ये कंक्लूड नहीं कर सकते हम, राइट। यहाँ पे बात हो रही है जापानीज पीपल की जो हवाई में जाके रहे, वहां बाउल कैंसर इनका इंक्रीज हुआ और स्टमक कैंसर नेक्स्ट जनरेशन में कम देखा गया, जबकि जापान में ही जो लोग हैं वहां स्टमक कैंसर ज्यादा है। सिर्फ इस पे ये बातचीत हो रही है। सो बोथ ऑफ देम आर नॉट द कंक्लूजन फॉर द गिवन पैसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, आर्ग्यूमेंट है फिर से। स्टेटमेंट क्या है? वी शुड ओवर द टॉप, अच्छा, शुड OTT platforms such as WhatsApp, Signal and Facebook be required to obtain licenses in a country just like telecom companies? क्या कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को भी दे आर टू बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द लाइसेंस टू ऑपरेट इन अ कंट्री। मतलब अभी तक वो लाइसेंस नहीं उनको चाहिए था, वो ऐसे ही ऑपरेट कर रहे थे। तो ये कह रहा है कि इनको मतलब लाइसेंस लेने के लिए कुछ यहाँ पे आपके क्या है, बोथ ऑफ विच प्रोवाइड सर्विसेज लाइक कॉलिंग, मैसेज एंड वॉइस कॉलिंग। मतलब ये भी क्या है, सेम ही ये फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको भी लाइसेंस लेने चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री में ऑपरेट करने के लिए। ओके, जैसे कौन करता है? टेलीकॉम कंपनीज करती हैं। नाउ द आर्ग्यूमेंट्स आर, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि OTT प्लेटफॉर्म को लाइसेंस लेनी चाहिए टू ऑपरेट इन अ कंट्री, ये है मेन थिंग। अब बात देखो, यस बिकॉज इट विल क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड बाय मेकिंग OTT प्लेटफॉर्म्स लायबल टू पे टैक्सेस एंड लेविस दैट कंपनीज ऑलरेडी डू। भाई जब दोनों ही काम सेम है, टेलीकॉम कंपनीज का जो आपका फंक्शन है और जो आपके OTT प्लेटफॉर्म का फंक्शन है, अब जब सेम ही है, क्या लिखा गया है कि बोथ ऑफ them provide services like voice calling, messaging and video calling। तो भाई जब दोनों फंक्शन सेम कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे क्या कहा है कि वो भी सेम तरीके का टैक्स एंड लेविस पे करेगा जैसे कि ऑलरेडी ये कंपनीज कर रही हैं, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखो, सॉरी, करेक्ट आर्ग्यूमेंट हेयर। नेक्स्ट देखो, yes this will ensure OTT platforms compliance with the security requirement। yes, जब आप किसी जगह का रूल्स फॉलो करते हो, रेगुलेशंस फॉलो करते हो, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है वहां पे ऑपरेट करने के लिए। अब वो अपने अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, पर अगर आप वो रूल्स उन्होंने अपने एडवांटेजेस के लिए बनाए होंगे, अपनी सेफ्टी के लिए बनाए होंगे, सिक्योरिटी के लिए बनाए होंगे, तो वहां के क्या होंगे, ये सब चीजें सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ये क्या करेंगे यहाँ पे, दे विल एग्री टू दैट। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फिर एक सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा, जिससे ठीक है आपको क्या होगा, आप प्राइवेसी आपकी हार्म नहीं करेगी। देन लॉफुल इंटरसेप्शन एंड अदर रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन, कि इसके बाद क्या होगा, मेनली क्या कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स भी जो है दे विल कंप्लाई विद द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, लॉफुल इंटरसेप्शन, मतलब कुछ भी आपका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे फॉलो करेंगे एंड उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, जो भी आपकी कंट्री में। सो बोथ ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे हम दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे देखो क्या है, इसमें भी आर्ग्यूमेंट है, ये भी आपका मेमोरी बेस से है। Despite the popularity of economic liberal ideas and globalization, the increasing severity of energy and environmental problems has raised so many questions about the ability of markets। क्या है समझो, आपको आर्गुमेंट देना है यहां से।
Despite the popularity of economic liberal ideas and globalization, the increasing severity of energy and environmental problems has raised many questions about the ability of market to solve these problems. ये क्या कहा गया है कि अब जो environmental problems हो गए हैं ये क्या है, बढ़ती जा रही हैं हमारी. ओके, नेक्स्ट देखो, क्योतो एग्रीमेंट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ अ मार्केट बेस्ड सिस्टम. मेनली एक क्योतो एग्रीमेंट आया, उसने क्या निकाला, एक मार्केट बेस्ड सिस्टम बनाया. द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हैज हेल्प टू रिड्यूस. यहाँ पे मेनली क्या बोला है, क्योतो एग्रीमेंट के बाद ये क्रिएशन ऑफ द मार्केट बेस्ड सिस्टम आया, ठीक है, जिससे आपको दिखेगा ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. दे प्राइवेटाइज्ड द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब उनको प्राइवेटाइज करने के बाद वहां पे कुछ आपके जो प्रॉब्लम्स, उन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम रिलेटेड चीजें थी उसको टैकल करने में और इजी रही. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई. ठीक है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस व्हाइल जनरेटिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ. ये कब हुआ, जब क्योतो एग्रीमेंट के बाद ये मार्केट बेस्ड सिस्टम आया है. ये चीजें यहाँ पे सो मेनली यहाँ पे इस एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं, इस सिस्टम की बातें हो रही हैं जो हेल्प किया है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, आगे देखो, इस यस इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द इकोनॉमिक गोल. क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज मतलब ये जो मार्केट बेस्ड सिस्टम है उसकी बातें हो रही है. पहले हम कुछ और करते थे, बाद में हमने ये सिस्टम लाने के बाद इसमें हमको और अच्छा हमको रिजल्ट मिला. ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस इकोनॉमिक गोल्स, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे वेल्थ भी हमें मिल रहा है और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर जनरेशंस टू कम ऑल्सो. We are reducing the pollution and we are reducing the we are generating the wealth also. तो हमारी जो है इकोनॉमी भी लॉस नहीं हो रही और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी खराब नहीं हो रहा. तो यस इट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द करेक्ट आर्ग्यूमेंट हेयर. ठीक है, एक अच्छे से फैक्ट के साथ आपको एक पॉइंट बता रहा है वो. ठीक है, टू सपोर्ट दिस सिस्टम. नेक्स्ट देखो, नो liberal ideas and globalization directly help in conserving climate and thereby there is no need to implement market basis. Mainly देखो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो इकोनॉमिक और लिबरल आइडियाज हैं, जो ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी जो ये हो रहा था, ये ऑलरेडी बहुत सफिशिएंट है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें कुछ नया नहीं चाहिए. ये बोल रहे हैं. भाई आपका स्टेटमेंट किसके लिए है, डिस्पाइट द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज आइडियाज द इंक्रीजिंग सीवियरिटी ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. मतलब ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये ऑलरेडी हमारे पास ये पहले से सिस्टम रखा हुआ था, ये चीजें हमारे पास थी, फिर भी ये क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होती जा रही है. इसका मतलब ये सफिशिएंट नहीं था उसको टैकल करने के लिए. ठीक है, वो कैपेबल नहीं था उसको टैकल करने के लिए. दैट्स व्हाई ये उसके क्या है, ये हमारे स्टेटमेंट के ही डिफरेंट है ना. हम यहाँ पे कुछ और बोल रही हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करा है. सो दिस कैन नॉट बी अ आर्ग्यूमेंट. तो वीक आर्ग्यूमेंट हो गया ये एक. ठीक है, सो हमारा यहाँ पे आपका कौन है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. ओनली 1 इज रॉन्ग. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. इट इज बिलीव्ड दैट द एल्गी ग्रो फास्टर इन स्लो फ्लोइंग वाटर. ऑन द अदर hand, it is also argued that growth of algae causes hindrance to the flow of water. As more algae grows, the speed at which water flows decreases. Okay. यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इसको पढ़ो पहले. Which of the following, if true, would most appropriately weaken the argument that growth of algae reduces speed of water? मेनली जनरली आपको कई बार एग्जाम में ऐसी लाइन नहीं दिखने को मिलेगी कि ऐसा है. आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा भी गया है कि आपको क्या वीकेन करना है. एक पॉइंट है, इस पूरी पैराग्राफ का पॉइंट आपको समराइज करके उन्होंने यहीं पे दे दिया कि यू हैव टू वीकेन द आर्ग्यूमेंट दैट ग्रोथ ऑफ एल्गी रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ वाटर. मेनली आप इस चीज को उल्टा करोगे, इस चीज को बार बार कॉन्ट्राडिक्ट करोगे. इसका मतलब यह है, वीकेन आर्ग्यूमेंट को कब आप स्ट्रेंथन करते हो, जब आप उसके फेवर में कुछ और एडिशनल पॉइंट बताते हो या फिर कुछ वो बात हो रही हो उसके लिए कुछ और एडिशनल आप चीजें ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो ये सारा उसको क्या करता है, एक स्ट्रेंथ बनाता है, या फिर आप उसके लिए एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हो कोई कि भाई यहाँ भी ऐसा ही होता है या ऐसा हो चल रहा है, तो वो स्ट्रेंथन कर रहा होता है. वीकेन का मतलब है जब आप जो चीज ऑलरेडी पॉइंट वहां पे बोला गया है उसके उलट पॉइंट साबित कर रहे हो, तो वो वीकेन कर देगा उसको, है ना. मान लीजिए कि कोई बातचीत चल रही है जनरल लाइफ में, कोई आपके ग्रुप है, 3 से 4-5 लोग खड़े हैं, एक पर्सन ने वहां पे कोई बात बोल दी.
अब आप क्या करोगे, उस पर्सन की बात को वीकेन करने के लिए, उसके आर्ग्यूमेंट को वीकेन करने के लिए आपने कहा नहीं नहीं ये तो यहाँ तो ऐसा होता है, तो आप जो बोल रहे हो वो तो गलत है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें यही करना है, इस पॉइंट को वीकेन करना है, ध्यान रखना, जो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि इट इज बिलीव दैट एल्गी ग्रो फास्टर इन स्लो फ्लोइंग वाटर। यहाँ पे आइडिया है कि जो स्लो फ्लोइंग वाटर है वहां पे एल्गी ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज आर्ग्यूड दैट ग्रोथ ऑफ एल्गी कॉजेज, मतलब पहले तो बोला गया है कि जहां पानी बहुत धीरे है वहीं एल्गी ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर बोल रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कि जो एल्गी जब ग्रो करती है ना वो पानी के स्पीड को ही रोक देती है। इट क्रिएटेड हिंड्रेंस, ठीक है, टू फ्लो ऑफ द वाटर, जिससे क्या होता है फ्लो कम हो जाता है, धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एज मोर एल्गी ग्रोथ स्पीड उतनी ही कम हो जाती है वाटर फ्लो की। अब यहाँ पे से पॉइंट्स देखो, ध्यान रखना, अपने वीकन करना है, ठीक है, इसके फेवर में कुछ नहीं बोलोगे। Algae grows at the same rate in still water as the rate at which it grows in flowing water। बात यहाँ पे थी कि एल्गी जो है, मेनली पॉइंट हो रहा है कि एल्गी जो है वो फ्लो ऑफ वाटर को कम करता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एल्गी जो है वो एट द सेम रेट जो है वो स्टिल वाटर में भी होता है जितना वो फ्लोइंग वाटर में होता है। यहाँ पे ये ज्ञान नहीं देखना था कि आपका एल्गी कहाँ ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है, स्टिल वाटर में या फिर फ्लोइंग वाटर में। यहाँ पे इस पॉइंट को वीकन करना है एंड इट इज नॉट अ करेक्ट पॉइंट टू वीकन दिस, ठीक है। ये एक एल्गी की ग्रोथ में एक एडिशनल पॉइंट है, एक एडिशनल फैक्ट है, ठीक है, एक नॉलेज है टाइप का। Algae grows faster in shallow water than the deep water। यहाँ पे डीप एंड शैलो वाटर के बीच में कंपैरिजन हो रही है, और पूरे पैराग्राफ में हम इन दोनों के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बात है इस पॉइंट को वीकेन करने की, जो कि ये गलत है। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रोपगेशन ऑफ एल्गी टेक्स प्लेस फास्टर इन फ्लोइंग वाटर देन स्टिल वाटर। यहाँ पे भी प्रोपगेशन एल्गी के ग्रोथ के बारे में एक फैक्ट कहा जा रहा है आपको कि वो कहाँ ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। हमें ये नहीं बताना कि ग्रोथ उसकी कैसे होती है, कैसे प्रोसेस, क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है, क्या मैकेनिज्म होते हैं, ये हमको नहीं यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। हमें बताना है कि एल्गी की जो ग्रोथ है वो फ्लो ऑफ वाटर को नहीं रोकती है, ठीक है। The South African perennial rivers which flow very fast throughout the year are home to a large variety of algae। चलो इसको बात के लिए रखो, आगे आपको ये सही लग सकता है। The rivers closer to equator which receive good amount of sunlight throughout the year and have the thickest algae population are the fastest flowing river। ये भी आपको सही लगेगा। अब काफी लोग जो हैं वो इन दोनों लास्ट के दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग में यही हमारा मेन होता है कि हम लास्ट के दो ऑप्शंस में ही कंफ्यूज आते हैं। दो ऑप्शंस में ही हमको फाइंड आउट करना था कि कौन सा सही कौन सा गलत है, फिर है ना, कई बार ऐसा ही होता है, यही सिचुएशन में हम आ जाते हैं। देखो यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर डी को अगर आप ध्यान से देखो, द साउथ अफ्रीकन पेरिनेनियल रिवर विच फ्लो वेरी फास्ट थ्रू द ईयर, मतलब ये जो एक रिवर्स के नाम है, मतलब एक टाइप है साउथ अफ्रीकन में है जो रिवर्स, ये बहुत फास्ट फ्लो करती हैं। ये होम है लार्ज वैरायटी ऑफ एल्गी का। भाई ये तो बहुत फास्ट फ्लो करती है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है फ्लो की, और वो क्या है, बहुत सारी एल्गी का होम भी है। इसका मतलब ये एक तरीके से आपको लगेगा ये इसको वीकन कर रहा है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट में बोल रहा है, इस पॉइंट के अगेंस्ट में बोल रहा है जो यहाँ साबित करना चाहते हैं। बट एक ध्यान दो, ये लार्ज वैरायटी के बारे में बात कर रहा है। वैरायटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गीज और डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गीज, कि इफ अगर हम वहां पे कैटेगराइज करें कि लाल पीली नीली एल्गी इस टाइप से, तो वहां पे क्या है, large variety of algae। we are not talking about the population of algae, ठीक है। अब इससे जनरलाइज अगर हम देखें तो इससे अच्छा पॉइंट आपको ये लगेगा, जिसमें हम एक जनरलाइज बोल रहे हैं कि रिवर्स क्लोजर टू द इक्वेटर, ठीक है, which receive good amount of sunlight also, they are home to throughout the year and have the thickest algae population। मतलब एल्गी की पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है कि बहुत सारी एल्गी है वहां, और वो सबसे फास्टेस्ट भी है, राइट वहां पूरे हमेशा वहां पे सनलाइट रहती है, ठीक है। द रिवर गेट द सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, एंड देन दे ऑल्सो द होम फॉर थिकेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एल्गी एंड ऑल्सो दे फ्लो फास्ट। तो यहाँ पे ये चीज क्या है,
क्या इससे साबित होता है कि एल्गी की पॉपुलेशन आपकी स्पीड ऑफ वाटर को नहीं बदलती है। ये इसको वीकन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पॉइंट को, सो दैट्स व्हाई ई विल बी आवर आंसर। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलो इसमें हमको क्या करना है, वुड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे अब आपको स्ट्रेंथन करना है किसी को, ठीक है, मतलब जो ये बोला जा रहा होगा उसके फेवर में आप कोई ना कोई एडिशनल एग्जाम्पल या एडिशनल चीजें आप ऐड करोगे, ठीक है, कुछ भी अगेंस्ट में नहीं होगा आपका। तो जो जो अगेंस्ट होता है वो आपका वीकेंड होता है, तो उसको हटा दिया करो। आगे देखो, इफ एवरी क्रेवास इन योर, ठीक है, होम इज ओवरफ्लोइंग विद objects you haven't used in more than 5 years, it would be fairly safe to say you are a hoarder, ठीक है। And if the very thought of parting with possessions you no longer need creates distress, you may have hoarding disorder। आपको ये disorder है, ठीक है। मेनली क्या कह रहा है कि जब आप बहुत आपके कोई चीज है, ठीक है, कोई है वो ऑलरेडी आपने 5 साल में यूज नहीं किया और वो ऑलरेडी फुल ऑफ थिंग्स है, ठीक है, फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और ऑलरेडी आपने उसके 5 साल में उसकी तरफ देखा भी नहीं है, फिर भी वो आपके घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप पहले तो आप होर्डर हो अगर ये चीज है, बट अगर आपको अपने पोजेशंस में अगर अपनी चीजें जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, जो अलग अलग लोग जमा करते हैं, जैसे कुछ चीजें हो गई, कोई काम की चीजें बहुत साल पहले ली थी आपने, अब यूज नहीं करते हो पर रखी हुई है, तो अगर आप उनको इफ यू can't get rid of those things और आपको थोड़ा दर्द होता है उनसे अलग होने में, so you have a disorder, hoarding disorder, ठीक है, ये बोला गया है। You are not alone, most Indian, मतलब ऐसा अगर आपको hoarding disorder है तो चिंता मत करो, आप alone, you are not alone here, most Indians are known for hoarding, मतलब इंडियन जो हैं वो यही करते हैं ज्यादातर, ठीक है। अ हैबिट प्रोबेबली, मतलब होर्डिंग को अब एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि अ हैबिट प्रोबेबली ट्रिगर्ड बाय जनरेशंस ऑफ मेकिंग डू एंड क्या लिखा हुआ है, हैविंग इनफ, ओके, मेकिंग डू एंड नॉट हैविंग इनफ, मतलब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन इंडियंस में ये चीजें चलती जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस पॉइंट को स्ट्रेंथन करना है कि यस पीपल आर होर्डर्स, ठीक है, और मेनली यहाँ पे इंडियंस के बारे में भी एक पॉइंट बोला जा रहा है, तो इंडियंस को लेकर भी आप कोई एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, कलेक्टर्स टिपिकली एक्वायर पोजेशंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड and targeted fashion, whereas hoarders objects impulsively with little active planning। एक बार में पढ़ के आपको लगेगा ये तो अलग ही लिखा हुआ है, पर एक चीज समझो, मीनिंग है यहाँ पे होर्डर्स और कलेक्टर्स के बारे में डिफाइन किया गया है, दोनों के बारे में, कि कलेक्टर्स क्या करते हैं, जमा तो करते हैं पोजेशंस को, दे एक्वायर्ड थिंग्स, बट इन अ मोर कैटेगराइज्ड वे और मोर ऑर्गेनाइज्ड वे वो अपनी चीजों को रखते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इन योर होम इज ओवरफ्लोइंग विद ऑब्जेक्ट्स यू हैवंट यूज्ड इन मोर देन 5 ईयर, मतलब वो पड़ा का पड़ा ही है, वो आपका कुछ, आप उसको ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखते हो, इसका मतलब सिंपल तो ये था। तो ये आप क्या हो, ये डिफरेंट विद कलेक्टर्स है, कलेक्टर ऐसा करते हैं, और होर्डर्स क्या करते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं कि एक्वायर ऑब्जेक्ट्स इंपल्सिवली विद एक्टिव प्लानिंग, विद एक्टिव लिटिल एक्टिव प्लानिंग, मतलब बिना कुछ सोचे वो ले लेते हैं चीजों को विदाउट ऑर्गेनाइज्ड वे। तो कलेक्टर और होर्डर के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पे हमको कंपेयर करके चीजें नहीं बतानी है ना कि होर्डर्स ही होते हैं, तो आपने होर्डर्स के बारे में एक और चीज बोल दी है, बट आप यहाँ पे कलेक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं, और जनरली इस पूरे पॉइंट में यू आर कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स, वी डू नॉट हैव टू एड अ पॉइंट फॉर कलेक्टर्स, राइट? सो दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस पॉइंट इज रॉन्ग, ठीक है। A typical Indian middle class family has a room exclusively for holding all the big and small items hidden by a generation of family members। अब देखो यहाँ पे क्या कहा था कि कुछ यहाँ पे इंडियन का उन्होंने खुद भी एक एग्जाम्पल दिया था, है ना, इंडियन के बारे में ही था। तो यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल दे दिया मिडिल क्लास इंडियन फैमिली का, जो आपने देखा होगा हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई होती हैं, भले वो हमने बहुत सालों से देखी भी नहीं हो, बट वो हमारे पास रहती हैं, जनरेशन टू जनरेशन भी काफी चीजें रहती है उस स्टोर रूम में, राइट? तो यही एक चीज का एग्जाम्पल दिया गया है, यस वी आर होर्डर्स। यहाँ से समझ आ रहा है कि यस इंडियन फैमिली क्या है, एक होर्डर्स है, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, मोस्ट इंडियंस आर कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट सर्वाइवल,
prompting to them to keep things in case they are needed in the future। अब आप समझो इसका मीनिंग यही है कि हम कभी कई बार रखते हैं ना कोई चीज कि यार ये तो बाद में काम आ सकती है तो इसको भी रख दो, ये भी बाद में काम आ सकती है इसको भी रख दो, तो होता है कई बार, है ना। जैसे मुझे भी एक आदत है कि मैं भी क्या करती हूँ कि भाई ये भी काम आ सकता है, कुछ भी अगर हमें कहीं और से मिला, पर वो हम सोचते हैं कि किसी और चीज में किसी और तरीके से हम यूज कर लेंगे, तो हम उसको रख के रखते हैं। यस, तो ये भी एक आपका उसी चीज का एग्जाम्पल है। तो वी आर स्ट्रेंथन दीज आर्ग्यूमेंट्स हियर कि हम एक तरीके से वी हैव अ होर्डिंग डिसऑर्डर, राइट, कि हमको अपने सामान से अलग होने में थोड़ा बहुत यहाँ पे चीजों को परेशानी होती है, हम चीजों को जमा करके रखते हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो सेकेंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट पॉइंट्स, ठीक है, वुड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट देखो क्या करना है आपको यहाँ पे, इन द क्वेश्चन बिलो सिचुएशन इज गिवन फॉलोड बाय स्टेटमेंट दैट मे और मे नॉट बी पॉसिबल रीजन फॉर द सिचुएशंस। आपको इस सिचुएशन के पॉसिबल रीजन फाइंड आउट करने हैं, या फिर क्या है कि हाँ दैट डिस्क्राइब्स द रीजन फॉर द सिचुएशन इन द क्वेश्चन, ठीक है। इस सिचुएशन, ये जो ऑलरेडी एक सिचुएशन हो चुकी है, इसका ये रीजन है, पॉसिबल रीजन है, आपको फाइंड आउट करने हैं कौन से इसमें से रीजन सही होंगे। देखो, ड्रग्स जायंट Pfizer has said it expects $15 billion of sales this year of coronavirus vaccine. It is developed with German firm BioNTech. ठीक है, उसने क्या किया कि यहाँ पे अपनी वो सेल सोच रहे हैं कि इस बार इतनी ज्यादा सेल होगी, दे आर एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है। कोरोना वायरस का एक वैक्सीन है ये, उसकी सेल की बात हो रही है। द वैक्सीन वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू बी ऑथराइज्ड फॉर यूज बाय कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएस। इस जो एक आपकी कंपनी है, जो इस वैक्सीन है, इसको ऑथराइजेशन भी मिल चुका है यूके और यूएस जैसी कंट्रीज से। ओके, चलिए अब रीजन देखते हैं कि ड्रग जायंट क्यों ऐसा सोच रहा है, क्यों उसकी सेल बढ़ेगी, ठीक है, क्या है उस ऐसी वैक्सीन में, क्यों उसकी सेल इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। इन दो कंट्रीज के बारे में भी बात हो रही है। इन इंग्लैंड यूके, ठीक है, around 28 million eligible individuals are yet to be vaccinated, around 2/3 of the population। सिंपल है कि अभी इंग्लैंड के अंदर इतनी पॉपुलेशन जो है और है वैक्सीन जिनको नहीं लगी, इसका मतलब वो अब लगाएंगे आने वाले टाइम में। अब वो लगाएंगे तो कहां से लेंगे, इस Pfizer कंपनी से ही तो लेंगे। गॉट इट। तो इसका मतलब अगर लेंगे तो ये लोग बेचेंगे उनको, क्योंकि यहाँ से यूके एंड यूएस में इनको ऑथराइजेशन मिल चुका है। तो दिस इज द करेक्ट पॉइंट हियर। नेक्स्ट देखो, मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन स्क्रैम्बलिंग टू वैक्सीनेट देयर पॉपुलेशन इन अ बिड टू सेव लाइव्स एंड एड इकोनॉमिक रिकवरी। मेनली है कि काफी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो क्या चाहती हैं, अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना चाहती है, टोटल पॉपुलेशन को। तो वो भी क्या करेंगी, इस जो ये कंपनी है इससे खरीदेंगी, राइट। सो दिस कैन बी अ करेक्ट रीजन हियर कि यहां से लेंगे तो ये सेल करेंगे और ज्यादा, तो जितना ज्यादा सेल होगा उतनी ज्यादा उनके यहाँ पे इस वैल्यू को वो टच करेंगे। नेक्स्ट देखो, विद इन एज ग्रुप द NHS इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट ऑल पीपल रिगार्डिंग डेप्रिवेशन, ज्योग्राफी एंड एथनिसिटी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो कहीं के भी हो, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इट मीन्स वैक्सीनेट किया जाएगा तो दे विल नीड द वैक्सीन, सो दे विल बाय इट फ्रॉम दिस कंपनी। ओके, सो हियर यहाँ पे हमारे तीनों ही टाइप के जो है पॉसिबल रीजन बन सकते हैं इस सिचुएशन के लिए। किस सिचुएशन के लिए, कि जो ये 15 बिलियन का यहाँ पे हमारा राउंड अबाउट है, 15 बिलियन का जो टर्नओवर होगा वो हमारा होके रहेगा। इस पॉइंट के लिए ये परफेक्ट रीजन हो सकते हैं कि ड्रग जो ये कंपनी है उसने ऐसा क्यों सोचा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे से रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज, ठीक है, मेन कंक्लूजन आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट। Considering the rate at which these photovoltaic panels are being installed around the country, India is expected to generate an enormous amount of waste over the next 20 years. In fact, India is expected to become one of the top leading photovoltaic waste producer worldwide by 2050. Mainly क्या कहा गया है कि हम फोटोवोल्टेक जो पैनल्स हमारे, ये जो हमारे फोटोवोल्टेक पैनल हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एंड वी आर कीप परचेजिंग दैम, वी आर कीप यूजिंग दैम, ठीक है। तो जिससे इनका यूज बढ़ता गया है, तो धीरे धीरे जब यूज बढ़ेगा तो इनका वेस्ट भी बढ़ेगा। गॉट इट। तो जो वेस्ट है वो हमारा, उसमें क्या है, इंडिया वन ऑफ द टॉप 5 बनने वाला है 2050 तक,
कोई चिंता की बात नहीं है कि इंडिया वन ऑफ द टॉप 5 बन जाएगा इस रेट पर, है ना। India should note that it doesn't find itself caught unprepared against a new problem in the future for two good reasons. Mainly कह रहा है कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कमिंग प्रॉब्लम। कौन सी कमिंग प्रॉब्लम? ये फोटोवोल्टेक वेस्ट वाली। कौन सी वेस्ट वाली? फोटोवोल्टेक वेस्ट की बातें यहाँ पे हो रही हैं, कोई भी एक जनरल वेस्ट नहीं है। यहाँ पे कैटेगरी करके साथ आपके नाम बोला गया है कि फोटोवोल्टेक वेस्ट, उसी के बारे में प्रॉब्लम बोली गई है, ठीक है। Firstly, simply clubbing photovoltaic waste with other e-waste, एक e-waste अलग है इसका मतलब, ठीक है। e-waste is different, photovoltaic is different, okay? Could lead to confusion, मतलब अगर हम जैसे अब हम पहले भी यही, जैसे मैंने अभी आपको बोला these are different, ठीक है, बट अगर हम देखते हैं कि साथ में ही इनका हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑफ बोथ द वेस्ट, ई वेस्ट का भी, फोटोवोल्टेक वेस्ट का भी, तो ये क्रिएट करेगा कंफ्यूजन, जिससे लास्ट में क्या होगा, वो हमारा वेस्ट प्रॉपरली मैनेज ही नहीं होगा, वो डिस्पोज ही नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडली, द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स and their component is classified as hazardous waste in India. It means यहाँ पे क्या है, जो फोटोवोल्टेक कंपोनेंट्स वाले हैं आपके वेस्ट, वो ज्यादा हजार्डस है। सो इट इज important to keep them separate and to manage them separately, ठीक है। तो इनका काम जो है वो सेपरेटली होना चाहिए। दो रीजन है, एक तो क्या, ये दोनों ही डिफरेंट है, ये ई वेस्ट की तरह ना लिया जाए, सिंपल ई वेस्ट की तरह, और दूसरा कि वो ज्यादा हैजार्डस आपकी कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको। दो रीजन है, ठीक है। तो मेनली पूरा आप एक तरीके से पॉइंट ले सकते हो, पूरा पैराग्राफ एक तरीके से फोटोवोल्टेक उसके साथ फोटोवोल्टेक आपके वेस्ट के लिए है, उसके मैनेजमेंट के लिए है, उसकी हजार्डनेसनेस के लिए है, ठीक है, वो प्रॉब्लम बन सकता है आगे, उसके लिए है। गॉट इट? आगे देखो, implementing e-waste management programs can be expensive and may require significant financial resources. अभी तक अगर आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है तो आप समझ चुके हो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाई हम यहाँ पे ई-वेस्ट मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इट इज एक्सपेंसिव। हमने क्या किया, पूरे जो पैराग्राफ का जोर है वो आपका फोटोवोल्टेक की साइड है, ना कि ई वेस्ट के मैनेजमेंट की साइड है, राइट। इंप्लीमेंटेशन तो हमें करना ही नहीं है इसका भी, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। सो दिस कैन नॉट बी द कंक्लूजन। ई वेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये भी सेम बात है कि अगेन ई वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर कैसे किया जाए, क्या उसके लिए नीड है, उसकी बातें हो रही है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट conclusion here, ठीक है। E-waste management often involves complex regulations and the requirement that can be difficult to navigate. ये भी एक different चीज है हमारे यहाँ पे, ये भी क्या है, wrong है। ये भी E-waste के बारे में ही बात की जा रही है। India should formulate and implement provisions specific to e-waste treatment within the ambit of the e-waste guidelines. इसको बचा के रखते हैं, आगे पढ़ो। Now is the right time for it to install clear policy directives, well-established recycling strategies and greater collaboration to tackle waste. यहाँ तक ये सब कुछ सही था, but they just generalize the complete waste category, right? इन्होंने क्या कहा कि हमको now this is the right time to install clear policy directive, well established recycling हमको कर लेना चाहिए अभी सही टाइम है, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट। तो अभी हमको ये चीजें कर लेनी चाहिए, हमको पॉलिसी बनानी चाहिए, वेल एस्टैब्लिश रिसाइकलिंग हमारे क्या होने चाहिए, यहाँ पे रिसाइकलिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, मेथड्स होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्ट कैटेगरी। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, वी आर हैविंग अ कोर्स ऑफ एक्शन हियर। ये एक तरीके का क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, टू मैनेज दिस वेस्ट, ये है। और एक तरीके से ये पूरी वेस्ट कैटेगरी के लिए भी है। तो दोनों तरीकों से ये हमारा क्या है, कंक्लूजन नहीं है, ये भी ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इंडिया शुड बी फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट प्रोविजन स्पेसिफिक टू फोटोवोल्टेक वेस्ट ट्रीटमेंट विद इन द एम्बिट ऑफ ई वेस्ट। यही लिखा गया है यहाँ पर हमारा कि यहाँ पे कि इंडिया यहाँ पे कि शुड नोट दैट इट डज नॉट फाइंड इटसेल्फ caught up unprepared. It means ये प्रिपेयर होगा। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द गिवन सिचुएशन। ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला आपका क्या होगा, ये होमवर्क होगा आपका, ओके। गोल्ड कार्ट अ लीडिंग gold jewelry chain in the country Rikmaya is famous for good jewelry with its intricate designs। एक गोल्ड कार्ड कंपनी का नाम है जो ऑलरेडी क्या है, लीडिंग कंपनी है, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी की। However, it recently chose to import jewelry from the country X for sale besides selling just intricate design। अब इसने क्या किया, वैसे वो खुद ही लीडिंग कंपनी थी गोल्ड ज्वेलरी के लिए, बट उसने अभी अभी ये एक डिसीजन लिया है कंट्री एक्स से परचेज करने का कुछ और ज्वेलरी, ठीक है, फॉर सेल बिसाइड सेलिंग जस्ट इंट्रिकेट डिजाइन, मतलब सिर्फ इंट्रिकेट डिजाइन ना बेचकर वो आपके दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेचना चाहते हैं, ओके। सो हेयर आर सम पॉसिबल रीजंस, आप देख सकते हो कि इस कंपनी का ये रीजन क्यों था कि वो कंट्री एक्स से परचेज करे, ओके, ये आपको रीजन यहाँ पे देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इन द क्वेश्चन बिलो स्टेटमेंट दीज आर इधर इंडिपेंडेंट कॉजेज, अच्छा ठीक है, एक कॉज है और एक इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो फाइंड करते हैं कौन सा इफेक्ट कौन सा कॉज। Long forced to take a backseat to the Arabica bean, Robusta is now becoming the flavor of note for the specialty of coffee industry। यहाँ पे रोबस्टा के बारे में बात हो रही है कि पहले जो रोबस्टा बीन था वो अरेबिका से पीछे था, पहले लोग ज्यादा अरेबिका पसंद करते थे, बट नाउ इट इज फॉर रोबस्टा ओनली, ठीक है। रोबस्टा फ्लेवर को ज्यादा अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉफी इंडस्ट्री भी उसको ज्यादा स्पेशली ट्रीट कर रही है। नेक्स्ट देखो, everyone from planters to roaster and coffee companies is promoting robusta, ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं रोबस्टा को एट न्यू फ्लेवर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, लुकिंग एट न्यू फ्लेवर एक्सट्रैक्शन, ये एक नई बात है, मोर सुटेड टू द बीन्स यूनिक प्रॉपर्टी, ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स फ्लेवर फ्रॉम द बीन अनहर्ड ऑफ इवन अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। अब क्या हो रहा है कि रोबस्टा बीन में से ज्यादा फ्लेवर्स निकाले जा रहे हैं, डिफरेंट चीजें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, जो कुछ सालों पहले हमने देखी सुनी भी नहीं थी, राइट, जो हमने कुछ सालों पहले सुनी भी नहीं थी, ये सारी क्या है, रोबस्टा बीन के लिए। यहाँ पे भी एक चीज हो रही है, यहाँ पे लॉन्ग फोर्स, ये भी क्या है, रोबस्टा बीन को यहाँ पे नई स्पेशलिटी मिल रही है कॉफी इंडस्ट्री में। तो दीज आर, ये दोनों कॉज दिख रहे हैं क्या आपको, देखो यहाँ पे तो ये कंप्लीटली इफेक्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है कि नाउ पीपल आर फेवरिंग रोबस्टा ओवर अरेबिका बीन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, अब कंपनीज भी हो गई, चाहे प्लांटर हो चाहे आपके कंपनीज हो, वो दोनों ही किसको फेवर कर रहे हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं, रोबस्टा को, डिफरेंट उसमें से फ्लेवर निकाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है रोबस्टा के लिए फेवर में हो रही है, बट हो रही है, बट आपके तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई कॉज नहीं हो सकता, ये क्या है, एक इफेक्ट है। यहाँ पे दोनों ही इफेक्ट है, दोनों ही एक ही चीज के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इन दोनों का ही कोई कॉमन कॉज हो सकता है कि रोबस्टा अब चीप हो गई है, हो सकता है अरेबिका बीन बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, हो सकता है अरेबिका बीन अनअवेलेबल है सारे ही रीजंस में, मतलब सिर्फ कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे वो मिल रही है, और सेम वैसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ दिस बीन एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कोई भी रीजन यहाँ हो सकते हैं, कोई भी कॉज यहाँ हो सकते हैं, सो बोथ आर इफेक्ट ऑफ द same cause, okay, chalo, so this was our answer, okay, so this was our last question of the session here। I hope आपको सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और कैसे आपको जनरलाइज आंसर करना है। देखो मेन इस पूरे ही चैप्टर का यही है, क्रिटिकल रीजनिंग का, आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर दोगे, मेनली स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट को समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, क्या एग्जैक्टली पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम क्वेश्चंस को और अच्छे से वहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हमें पूरे अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं किया हमने स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, तब तक हम आंसर कैसे करेंगे, राइट। फॉर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, आर्ग्यूमेंट देना है तो स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, हमें अजम्पशन देना है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, कंक्लूजन देना है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, कोर्स ऑफ एक्शन देना है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। तो पॉइंट को आपने पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझना है कि स्टेटमेंट आखिर किस बात के लिए है, ओके। सो जनरली प्रैक्टिस करनी है आपको, यहाँ पे देखना है कि कौन से टाइप को आप अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपसे सिर्फ एक ही टाइप बार बार अच्छे से हो रहा हो, बाकी सब गलत हो रहे हैं, तो उसी टाइप को आगे चूज करिए एग्जाम के लिए भी, राइट।
तो एग्जाम में ध्यान रखना कि आप इसको टच ना करो अगर आपके ऑलरेडी इसमें नेगेटिव मार्किंग आ रही है तो। ओके, तभी देखिए जब आपकी इनफ प्रैक्टिस कर रखी है आपने। ओके, so thanks for watching the video.